आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है गर्ल एट द विंडो। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसकी एक आँख निकाली है और उस आँख से खून टपक रहा है और यह सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं। जो लेडी है उसका नाम बाबरा है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम एमी है। एमी के पिता के गुजर जाने से उनका मन शहर में लग नहीं रहा था, इसलिए बाबरा ने शहर छोड़कर अपनी बेटी एमी के साथ गांव में घर लिया है और वो यहाँ पे रहने के लिए आई है। उसने अपना सामान शिफ्ट किया है और उसको ही घर में लगा रही थी। तभी बाबरा अपनी बेटी एमी के कमरे में आती है और उसको कहती है, हम अपने न्यू घर के लिए नया फर्नीचर खरीदेंगे। ऐसा कहकर वो सामान लगाने के लिए फिर चली जाती है। तभी एमी अपने रूम में सामान लगाने लगती है। तभी वो एक बॉक्स से उसके और उसके पापा की फोटो फ्रेम बॉक्स से निकालकर उसे तरफ देखने लगती है और अपने पापा को याद करने लगती है। तभी उसको विजन आता है कि उसके पापा किसी गहरी खाई में डूब रहे हैं और मदद के लिए एमी को आवाज दे रहे हैं। तभी एमी डर के मारे उसके हाथ से वो फ्रेम नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। उस जगह सब कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। फिर एमी अपनी और पापा की फोटो उठाती है और उसे अपने एक बुक्स में रखती है। तभी उसको लकड़ी काटने की आवाज आती है। आवाज सुनकर आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए वो अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसका पड़ोसी ग्रीस अपने घर के बाहर काम कर रहा था। एमी की मॉम उसे मिलने गई थी। वो उस पड़ोसी को कहती है, मैं आपकी न्यू पड़ोसी बाबरा हूँ। फिर ग्रीस अपना नाम बताता है और कहता है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। इसी एमी यह देखकर खिड़की के पर्दे लगाती है और फिर अपने काम करने को लग जाती है। फिर हमें फिल्म में 6 मंथ के बाद की कहानी दिखाई है। तभी हम देखते हैं कि एमी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। बहुत रात हो चुकी है। तभी एमी को घर के बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। रात को क्या टाइम हुआ है ये देखने के लिए वो अपने लैपटॉप की तरफ देखती है तो रात के 2:30 हुए थे। वो लैपटॉप बंद करके खिड़की के पास आकर बाहर देखती है तो उसका पड़ोसी ग्रीस रात को अपनी गाड़ी लेकर बाहर जा रहा था और उस गाड़ी की दोनों भी हेडलाइट बंद थी। एमी ग्रीस के जाने के बाद अपने लैपटॉप पर काम करना चालू करती है। कुछ वक्त जाने के बाद उसको ग्रीस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की में जाकर देखती है तो उसका पड़ोसी अपनी गाड़ी वापस अपने घर में लेके आ रहा था। फिर मैं अपने मन ही मन में कहती है, आखिर ये क्या करना चाहता है। फिर वो अपने नोटबुक को लेती है और उसमें आज रात जो भी हुआ उसके बारे में लिखती है। 2 बजे गाड़ी लेके गया, हेडलाइट ऑफ थी और 4:10 पर उसने वैन रिटर्न आई, तभी भी उसकी हेडलाइट बंद थी। ये सब वो अपने नोटबुक में लिखती है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम एमी के स्कूल का सीन दिखाई जाता है जहाँ उसका क्लास खत्म हो चुका है और वो अपनी फ्रेंड लिन के साथ बातें कर रही थी। रात को जो भी हुआ उसके बारे में वो लिन को बता रही थी। एमी लिन को कहती है, मुझे अजीब सा लग रहा है कि ग्रीस को मेरी माँ डेट कर रही है। इस पर लिन कहती है, मुझे लगता है वो रिलैक्स के लिए रात को बाहर जाता होगा, तुम्हारी मॉम भी ऐसी करती होगी। इस पर एमी कहती है, रिलैक्स के लिए रात को 2 बजे गाड़ी लेकर कौन बाहर जाता है, वो भी गाड़ी की दोनों भी हेडलाइट बंद करके। कुछ तो बात है, सब कुछ करना और फिर अच्छा पड़ोसी बन के दिखाना। तभी लिन कहती है, मैं सीरियल किलर नॉर्थवर्थ को मिस कर रही हूँ। उसके डर की वजह से मेरी माँ हर बार मेरे साथ रहती थी, मुझे कुछ ना हो जाए इसलिए, मगर अब मुझे अकेले ही बस से घर जाना पड़ता है। उस पर एमी कहती है, तुम्हें याद है लाश को देखकर तुम्हारे होश उड़ गए थे और तुमने लाश के पास आंख मारते हुए अपनी फोटो निकाली थी और वो अखबार में छप गई थी। तब लिन कहती है, मुझे इसके ऊपर कुछ बात नहीं करनी है। दोनों की बातें चल रही थी तभी वहाँ पे उनका टीचर कॉलमैन आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों की क्या बातें चल रही है और एक कहकर वो क्लास में चला जाता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है और एक कार में एक कपल रोमांस कर रहे थे। लड़की का नाम सुजन था और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड डॉट था। रोमांस करते वक्त सुजन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह अपने बॉयफ्रेंड डॉट को कहती है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए।
यहाँ पर कोई है। इस पर डॉट कार के खिड़की से बाहर दिखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो सुजन को कहता है अगर तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहना है तो तुम रह सकती हो। दोनों ही कार में बातें कर रहे थे, तभी कार के फ्रंट से कोई उनकी तरफ बैटरी का टॉर्च लगाता है और उनके ऊपर गन से गोली चलाता है। सुजन के बॉयफ्रेंड को गोली लगने से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। किलर कार का दरवाजा ओपन करके सुजन को जमीन से फटफटता हुआ वहां से लेके जाता है। तब हम देखते हैं कि सुजन के बॉडी पर बहुत सारा खून लगा था। फिर हम देखते हैं कि सुजन को एक अंधेरी गुहा में लेके जाता है और वहीं पे उसको रखता है। वहाँ पर वो बहुत चिल्लाती है, इसकी आवाज़ वो एमी सुनती है। वो इंसान उसके मुंह में एक कपड़ा का टुकड़ा डालता है उसका मुंह बंद करने के लिए। तो यहाँ एमी को सुजन की चीख सुनाई देती है तो वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगती है तो उसका पड़ोसी ग्रीस अपने गोडाउन को बंद करके अपने घर में जा रहा था। एमी यह बात भी अपने डायरी में लिखती है और उस खाली घर में जरूर कोई लड़की है ऐसा उसे लगता है, इसलिए वो अपना घर से बाहर आके उस बंद घर के पास जाने लगती है। उस घर के दरवाजा को लॉक था, इसलिए वो खिड़की से घर के अंदर देखना चाहती थी। इसलिए एक ट्रॉली लेती है और उसके ऊपर चढ़कर वो घर के खिड़की के अंदर देखने लगती है। मगर तब उसका पड़ोसी ग्रीस वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछताछ करता है, लेकिन वो डर जाती है और वो वहाँ पर सब कुछ छोड़कर भागते हुए अपने घर में आती है और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। वो देखती है कि उसका पड़ोसी ग्रीस उसकी माँ को आके सब बातें बता रहा है और ये सब वो खिड़की से देखती है। बाबरा अपनी बेटी एमी के रूम में आती है और एमी से बात करने लगती है। मुझे ग्रीस ने सब कुछ बताया है, तुम कहाँ गई थी? ग्रीस को तुम्हारी फिक्र है, मुझे पता है हफ्ते से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर एमी कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत ठीक है। मुझे लगता है वहाँ पे कोई लड़की है और वो वहाँ पे बंद है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। इस पर बाबरा कहती है ये बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ ने उसकी भी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो नाराज हो जाती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। एमी अपने घर में टीवी पर न्यूज सुन रही थी। न्यूज एंकर बोल रही थी कि सुजन के केस के बाद ऐसा लगता है कि नॉर्थवर्थ किलर आ चुका है। तभी एमी की माँ उसके पास आके टीवी बंद करती है और उसे कहती है हम टीवी बंद करके कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, तुम कल पूरी रात क्या कर रही थी? इस पर एमी कहती है मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ, मगर आपने सुनी ही नहीं, मैं रात को डर गई थी। इस पर उसकी माँ कहती है ज्यादा स्ट्रेस लेने से ऐसा होता है, तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे उठा देना। तुम कल रात जो कुछ बात हुई इसके लिए क्रिस से माफी मांगोगी। तभी मैं अपनी माँ से कहती है कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? बाबरा कहती है मैं तुम्हारे पापा को बहुत मिस करती हूँ, मगर लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि जब हमें सारी बातें भूलकर आगे बढ़ना होता है। फिर बाबरा एमी को बताती है कि आज रात में और क्रिस फिल्म देखने के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर बाबरा अपने ऑफिस के लिए और एमी फिर अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम सुजन को देखते हैं। सुजन को जहाँ पर रखा है वहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है। उसे एक गुफा के अंदर रखा है और जिसने उसे अगवा किया है उसने सुजन को एक बेड पर उसको लिटाया है, उसके हाथ और पैर को बांध रखा है और वो इंसान बहुत ही बेरहमी से सुजन के आंखों को निकालता है। उसकी एक आंख निकाल कर एक जार में डालता है। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि और दूसरे जो जार है वहाँ पर भी बहुत सारी आंखें निकाल कर रखी है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सीन बड़ा ही डरावना था। फिर हम एमी को स्कूल में देखते हैं। वो अपने क्लास में बैठी है और उसका टीचर कॉलमैन उसके पास आकर उसे पूछता है कि ये किस तरह की असाइनमेंट है और मुझे बताओ। तो एमी उसे बताने लगती है उस असाइनमेंट के बारे में। फिर कॉलमैन उसे पढ़ने के लिए कहता है। एमी उससे पढ़ती है। मेरे सिर की वजह से मेरी गर्दन झुक जाती है और बच्चा ही क्या है, शायद मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। मेरी आँखें कोई जैसी हुई है और मेरी अंतर्या बिल्कुल मेरे सामने है। वो मुझ पर वार करता है और भूखा है और चालाक है। वो खाना खत्म करके मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ देता है। वो बेबस है और लाचार है।
फिर कॉलमैन एमी का असाइनमेंट लेके पढ़ता है। एक काला कौवा बड़ा ही कर्कश है। मौत की खबर देने से उसकी आवाज़ कमज़ोर हो चुकी है। इस पर कॉलमैन कहता है, तुमने उसे गुस्सेल बनाकर लिखा है, तुम्हें इसे आगे लिखना होगा। ये असाइनमेंट तुम्हें वीकेंड तक सबमिट करनी है। आगे एमी को कहता है, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर तुम्हें इसे भूलना चाहिए और तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इस वजह से तुम बहुत ही अच्छा लिख सकती हो। इस पर एमी वहाँ से क्लास से बाहर चली जाती है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एमी क्लास से बाहर आती है तो उसको उसकी फ्रेंड्स लिन मिलती है। उसकी फ्रेंड्स लिन सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के लिए कुछ केयरिंग मैसेज लिखा था, वो एमी को दिखाती है और सुजन के केस के बारे में बात करती है। उसकी बॉयफ्रेंड की लाश मिली है। इस पर एमी कहती है, मुझे लगता है ये मर्डर मेरा पड़ोसी क्रिस ने किया है। उसकी चीखें मैंने सुनी थी, वो जिंदा है। लिन कहती है, फिर तुम्हें तो पुलिस को बताना चाहिए। इस पर एमी कहती है, मुझे उसके खिलाफ कुछ ठोस सबूत चाहिए। अगर मुझे सबूत मिलते हैं तभी पुलिस मेरे ऊपर यकीन करेगी। फिर एमी लिन को कहती है, क्या आज रात तुम फ्री हो? इस पर लिन कहती है, आज तो फ्राइडे नाइट है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है, हम संडे को जाते हैं तुम्हारे घर। इस पर एमी कहती है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, और ये कहकर वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हमें सुजन का सीन दिखाया जाता है। सुजन बहुत ही जख्मी अवस्था में है और वहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे हैं, जहाँ कैंची है और उस कैंची से खून टपकता है। ये सीन बड़ा ही डरावना था। सुजन को एक लोखंडी पिंजरे में बंद करके रखा था। उसके बहुत सारे जख्म हुए थे, इसलिए वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ से बाहर नहीं आ रही थी। ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। एमी अपने घर में थी। वो अपने घर में टीवी लगाकर न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ पर सुजन के केस के बारे में बातें चल रही थी। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो एमी अपने नोटबुक में लिखकर ले रही थी। फिर हम न्यूज़ में देखते हैं कि डिटेक्टिव नॉर्डॉफ और उसकी सहकारी मेलिका को पत्रकार कुछ सवाल कर रहे थे, क्योंकि वो इस केस के बारे में छानबीन कर रहे थे। एक लेडी पत्रकार उन्हें कहती है कि किलर पहले शिकार करता है, फिर उसे दबोच लेता है, टॉर्चर करके उसे मार डालता है। उसके बाद वो बताता है कि लाश कहाँ ठिकाने लगाई है, और ये सब कुछ वो 3 दिन के अंदर ही करता है। आपकी टीम को बहुत लेट हो चुका है। इस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एमी न्यूज़ देख रही थी और उसके पीछे ही कोई आकर खड़ा था। तब उसे लगता है कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है। वो माँ को आवाज़ देकर पीछे देखती है तो वहाँ पर उसके पीछे क्रिस खड़ा था। उसे देखकर एमी डरती है और वो अपनी डायरी वहाँ पर कुशन में छुपा देती है। क्रिस उसे कहता है कि घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं अंदर आया। नजर हटी, दुर्घटना घटी। घर पर तुम अकेली हो क्या? तुम्हारी माँ कहाँ गई है? और ये सब बातें वो करता है। फिर हमें पता चलता है ग्रिस और बाबरा आज रात को तो फिल्म देखने के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए ग्रिस उनके घर आया था। फिर ग्रिस और बाबरा एमी को घर में अकेला छोड़कर बाहर फिल्म देखने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ एमी घर में अकेली थी। क्रिस और उसकी मम्मी भी फिल्म देखने के लिए गई थी। तो एमी सोचती है कि मुझे लगता है उस शहर में जरूर कोई है, ये मुझे जाकर देखना है। इसलिए एमी एक स्टील की सीढ़ी ले उठाती है और अपने घर से बाहर आने लगती है। वो अपने घर का मेन दरवाजा ओपन करती है तो सामने वो लिन को अंधेरे में देखती है और उसे देखकर वो डर जाती है। वो लिन को कहती है, तुम अचानक से क्यों आई? मैं तो डर ही गई, तुमने तो घर की बेल भी नहीं बजाई। लिन एमी को कहती है, तुम हाथ में ये सीढ़ी लेकर कहाँ जा रही हो? इस पर एमी कहती है, मेरा पड़ोसी ग्रिस और मेरी माँ दोनों भी फिल्म देखने के लिए गई है। अब उस शहर में कोई नहीं है, तो मैं वहाँ पर जाकर देखना चाहती हूँ कि उस घर में सुजन है क्या, और यही अच्छा मौका है। और एक एक कर वो अपनी फ्रेंड लिन को लेकर उस साइड की तरफ जाती है। एमी सीढ़ी पर चढ़कर घर के अंदर देख रही होती है। तभी लिन का बॉयफ्रेंड लिन वहाँ पर पीछे से आता है और लिन को पकड़ता है। लिन वहाँ पे डरी जाती है। फिर लिन एमी के साथ उसकी जान पहचान करके देती है। लिन का बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से लेकर अपने साथ लेके जाता है। एमी लिन को वहाँ से जाने के लिए मना करती है, लेकिन लिन सुनती नहीं है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर एमी नाराज होकर फिर अपने घर में वापस चली जाती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है।
फिर एमी अपने घर में बैठी हुई होती, तभी वो अपने घर के बाहर अपनी माँ और पड़ोसी क्रिस को फिल्म देखकर आते हुए देखती है। और उसकी माँ तो घर में चली आती है, लेकिन उसका पड़ोसी क्रिस अपनी गाड़ी लेकर फिर से बाहर चला जाता है। वो ये सब देखती है, फिर वो भी बात वो नोटबुक में नोट करके देती। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात का वक्त है। डेन और लिन कार में रोमांस कर रहे हैं, तभी एक इंसान वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर बैटरी से लाइट लगाता है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड उस इंसान के ऊपर भड़क जाता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हमें एमी के रूम का सीन दिखाया जाता है। एमी सोई हुई है, तभी उसके मोबाइल के ऊपर उसे कॉल आता है। एमी नींद से उठकर मोबाइल का कॉल रिसीव करती है। तब हमें पता चलता है कि एमी को जो कॉल आया है वो लिन की मॉम का है। एमी उस कॉल को आंसर करने लगती है। लिन की मॉम उससे पूछती है कि लिन कहाँ है। तब एमी कहती है कि वो कल रात मेरे ही साथ थी, अभी वो वॉशरूम में फ्रेश हो रही है। जैसे ही वो बाहर आ जाएगी मैं उसको आपको कॉल करने के लिए बोल दूंगी। ये कहकर वो मोबाइल रख देती है। यहाँ एमी को लिन की चिंता होने लगती है, तो वो लिन को कॉल करती है। तो वहाँ पर उसे एक मैसेज सुनाई देता है, हाय मैं लिन हूँ, आप अपना मैसेज छोड़ दे। उस पर एमी उसे कॉल बैक करने के लिए कहती है। यहाँ पर एमी को बहुत ही उसकी चिंता हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पड़ोसी क्रिस ने तो उसको अपने घर में बंद तो नहीं करके रखा है, इसलिए अपने मोबाइल पर वो कॉल करती हुई उसने पड़ोसी के घर चली जाती है और वहाँ पर वो डिटेक्टिव नॉर्डलॉफ को कॉल करती है। तभी डिटेक्टिव नॉर्डलॉफ और उसकी सहकारी मिस मेलिका एमी के घर आते हैं। इस पर एमी कहती है आप गलत घर पर आए, आपको तो मेरे पड़ोसी क्रिस के घर जाना चाहिए था। तो उस पर वो लोग कहते हैं कि तुमने किस किस को ये सब बातें बताई। इस पर एमी कहती है मैंने अपनी माँ को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कुछ कॉल नहीं उठाया और फिर उनके बीच में बातें होती। इस पर एमी कहती है कि आप लोगों को उस घर के अंदर जाके छानबीन करनी चाहिए और सुजन का और लिन का पता लगाना चाहिए। फिर दोनों डिटेक्टिव एमी से सवाल करते हैं। इस पर एमी कहती है मैंने यस्टरडे नाइट एक लड़की की चीख सुनी है, मुझे लगता है वहाँ पर सुजन है, लेकिन मेरी माँ मुझ पर भरोसा नहीं करती है, उसे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर वो अपनी डायरी दिखाती है और कहती है वैन वारदात के बाद ही क्यों आती है, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो सिलर किलर कोई और नहीं बल्कि क्रिसी है। इस पर डिटेक्टिव नॉर्डलॉफ उस डायरी को लेते हैं और पढ़ते हैं। फिर उस शेड में चले जाते हैं और छानबीन करते हैं, लेकिन उनको उस शेड में कुछ भी नहीं मिलता है। अगले दिन जब क्रिस अपने शेड में कुछ काम करने के लिए जाता है, तब एमी चुपके से उसके घर में चली जाती है और लिन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो डिटेक्टिव नॉर्डलॉफ को कॉल करती है। तभी हम देखते हैं कि लिन डिटेक्टिव के सामने बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं हुआ है और वो ठीक ठाक है। एमी क्रिस के घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी माँ और क्रिस घर के बाहर बातें कर रही। तभी वो चुपके से उसके घर से निकलती है और उस शहर में जाती है और उस गाड़ी में जाकर वो छानबीन करने लगती है। तभी वहाँ पर क्रिस के आने की आहट होती है। एमी ग्रीस की आहट सुनकर वहाँ पर वैन में ही चुप जाती है। ग्रीस वैन का दरवाजा खोलता है और कुछ सामान उस वैन में रखता है और फिर वैन के अंदर जाकर बैठ जाता है, वैन को चालू करता है और उसको घर के बाहर लेके आता है। तब एमी उठती है और देखती है कि उसने क्या रखा है। वो देखती है तो उस जगह को बहुत सारा खून लगा हुआ है और ये देखकर वो डर जाती है। उसे लगता है कि वो सुजन का ही बॉडी पार्ट है। वो उसके बहुत सारे फोटो निकालती है और फिर डिटेक्टिव को कॉल करती है और उनको उस फोटो भी निकाल कर भेजती है। वहाँ पर ग्रीस जंगल में जाता है और वहाँ पर गाड़ी रुकता है और वो बॉडी पार्ट लेकर जंगल में फेंकता है। फिर से वो गाड़ी लेकर उस शहर में लाके बंद कर है और वो उस साइड से बाहर आता है, लेकिन एमी उसी कार में अटकी रह जाती है। फिर एमी डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे बोलती है कि क्रिस ने बॉडी पार्ट को जंगल में फेंका है, सुजन जिंदा है और मैं उसकी वैन में बंद हो चुकी हूँ, वो मुझे मार डालेगा, मुझे छुड़ा लीजिए। थोड़ी देर के बाद क्रिस अपने शेड में जाता है कुछ काम करने के लिए। वो वहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके हाथों से कुछ नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर गिरा हुआ सामान वो समेट रहा था, तभी उसे
ज़मीन पर कुछ लगता है कि उसके अंदर कुछ तो है, इसलिए वो ध्यान से देखता है और उसको ओपन करता है और उसको वहाँ पर एक गुप्त रास्ता दिखता है। वो उस गुप्त रास्ते से अंदर चला जाता है। तो जाकर देखता है तो वहाँ पर वो सुजन को देखता है। सुजन को वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है। वो देखता है कि सुजन को एक लोखंडी पिंजरे में बंद करके रखा है और फिर वहाँ पर उसको पिंजरे को कुलूप भी लगा है। वो कुलूप तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो टूटता नहीं है। वो तोड़ने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, इसलिए वो फिर उस रास्ते से उस शेड में चला आता है और वहाँ पर उस कुलूप तोड़ने के लिए वो कुछ हथियार लेता है। तभी उसको वैन में कुछ आवाज़ आती है और फिर वो वैन की तरफ आता है। तो तभी एमी वैन के अंदर से क्रिस के ऊपर हमला करती है। फिर क्रिस एमी को पकड़ लेता है। एक हाथ से वो एमी को पकड़ता है और दूसरे हाथ में वो कुलूप तोड़ने का हथियार होता है। तभी उसे बाहर से पुलिस की आवाज़ आती है। वो उससे ही एमी को पकड़ कर बाहर आता है तो पुलिस उसके ऊपर गन तानती है। तभी एमी चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो। वो पुलिस को बताने लगता है कि अंदर एक लड़की है, लेकिन पुलिस उसकी कुछ नहीं सुनकर लेती क्योंकि एमी बहुत डरी हुई थी और पुलिस उसके ऊपर गोली मार देती है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की टीम उस शेड में इंक्वायरी कर रही है। तभी हम उस शेड के ज़मीन के नीचे देखते हैं कि उस कातिल ने सुजन के मुंह पर बंद करके रखा है। तभी हम उस कातिल का चेहरा देखते हैं तो वो कातिल कोई और नहीं बल्कि यमी और लेन का टीचर कॉलमैन होता है और उसने सुजन का मुंह बंद करके रखा था क्योंकि कोई आवाज़ अगर आ जाएगी तो पुलिस को सुनाई देगी, क्योंकि पुलिस तो शेड की छानबीन कर रही थी और इसी यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे दिन एमी के घर में डिटेक्टिव नॉक्स और मेलिका आते हैं। बाबरा उनको पूछती है सुजन का कुछ पता चला क्या, इस पर वो ना बोलती है और उसके वैन में कोई बॉडी पार्ट मिलता था। इस पर मेलिका बताती है कि वो सिर्फ मरे हुए चूहे फेंकने के लिए जंगल में जाता था। उसके गाड़ी में डीएनए मिला है, वो सिर्फ एमी और ग्रेस का है। एमी उस वैन में क्या कर रही थी, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो लोग एमी से बात करने के लिए उसके कमरे में आते हैं। तभी एमी उन लोगों को देखकर उन लोगों से पूछती है कि डिटेक्टिव नॉर्लॉफ क्यों ने आए हैं। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रिस के मौत के वजह से नॉर्लॉफ को इस केस से हटाया गया था और वो वहाँ पर बताते हैं कि नॉर्लॉफ दूसरे केस पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए हैं। फिर वो नॉक्स एमी से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम वैन में क्यों गई थी, तुम्हें वहाँ पर ज़बरदस्ती लेके गया था क्या। तभी एमी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई थी। वो उन लोगों को कहती है कि मुझे लगता है कि सुजन अभी भी जिंदा है और वो वही शेड में है, आप लोगों को उसको ढूंढना चाहिए और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। रात को एमी सो जाती है। फिर उसको एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो ग्रिस को देखती है। वो एमी को कहता है कि वहाँ पर एक लड़की है, उसे तुम बचा लो। तब हम कॉलमैन को देखते हैं, वो उसके घर में आ जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसको मार नहीं सकता। तभी हम एमी को सोचते हुए देखते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक सुजन जिंदा है, अगर वो मर गई होती तो वहाँ पर लाश मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पुलिस को लाश नहीं मिली। मुझे लगता है शायद मेरे वहाँ जाने से और पुलिस को वहाँ आने से खूनी सतर्क हो चुका है, इसलिए अभी तक उसने सुजन को कुछ नहीं किया है। वो सोचने लगते हैं कि मुझे लगता है कि खूनी को मेरे बारे में आप सब कुछ पता चल चुका है, अब मेरे लिए भी एक खतरा है, और एक न एक दिन भी मुझे भी मार डालेगा। ये सोचकर इसे यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर एमी अपने फ्रेंड्स लिन को कॉल करके कहती है कि सुजन अभी भी जिंदा है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे घर आओ, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, नहीं तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। एमी सुजन को ढूंढने के लिए रूम से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक करके रखा था, इसलिए एमी सुजन को ढूंढने के लिए नहीं जा सकती थी। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर बुला लेती है। वहाँ पर लिन और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर एमी उन्हें फ़ोन पर बताती है कि तुम लोग उस घर के शेड में जाओ और उन लोगों को वहाँ पर ढूंढो। फिर वो लोग वैसा ही करते हैं, उस शेड में चले जाते हैं और सुजन को ढूंढने लगते हैं, कुछ तो सबूत होगा वहाँ पर, ऐसा सोच कर तभी लेन के बॉयफ्रेंड को उस शेड के बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो लेन को कहता है कि मुझे कुछ आवाज़ें
सुनाई दे रही। तभी लेन उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, लेकिन वो शेर के बाहर जाता है और आवाज़ कहाँ से आती है देखने के लिए। लेकिन तभी उसके ऊपर पीछे से कॉर्कमैन हमला करता है और उसको जख्मी करके उसे मार डालता है और फिर उस शेर में आता है और फिर लेन को भी कैद करके रखता है। और ये सब चीज़ें यमी अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल चल रहा था तब देख लेती है और फिर वो हैरान हो जाती है। एमी डिटेक्टिव नॉरडॉल्फ को कॉल करती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करो, मैं आप इस केस के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, और वो फ़ोन रख देती है। फिर एमी अपने रूम का दरवाज़ा का लॉक तोड़कर बाहर आती है और सीधा ही उस शेर की तरफ जाती है उसके अंदर जाने के लिए। तभी फिर हम सुजन को जहाँ रखा था वहाँ का नज़ारा देखते हैं, तो वहाँ पर एमी की माँ को भी जख्मी करके वहाँ पर रखा हुआ था और वहाँ पर लेन के बॉयफ्रेंड को भी मार कर रखा था और लेन को भी वहाँ पर जख्मी करके बांध कर रखा था। कॉलमैन लिन के पास आता है तो लिन उसे देखकर आश्चर्यचकित होती है और उसे कहती है, अच्छा तो तुम ही सीरियल किलर हो, तुम बच्चों को पढ़ा कर और उन्हें फेल कर कर तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? मैंने सुना था कि पढ़ाने से कुछ फायदा होता है, लेकिन तुम्हारी तरफ देखकर तो मुझे लगता नहीं है। इस पर उनकी बातें चल ही रही थी, तभी यमी की आवाज़ वो सुन लेते हैं और लिन उसको आवाज़ देने लगती। तभी कॉलमैन कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है और मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत है। कॉलमैन लेन को छोड़कर एमी को पकड़ने के लिए जाता है। वो भागती हुई जंगल की तरफ जाती है, मगर वहाँ पर उसका पैर फिसल कर वो गिर जाती है और बड़े से गुहा के अंदर आ जाती है। वहाँ पर वो अंदर ढूंढते हुए आती है तो वो अपनी माँ को बांधे हुए देखती है जख्मी अवस्था में, उसको छोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कॉलमैन आता है, वो एमी पर हमला करने लगता है, लेकिन एमी वहाँ से भाग जाती है। कॉलमैन एमी को मार डालना चाहता था, लेकिन बड़े ही चालाकी से एमी उसको ही मार डालती है और फिर वो कॉलमैन वहीं पे मर जाता है। तभी शेर के बाहर से पुलिस की आवाज़ आती है, पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। वहाँ पर हम डिटेक्टिव नॉर्डॉफ को देखते हैं, वो एमी की डायरी पढ़कर एमी को हेल्प करने के लिए आए थे। आइन मौके पर ये भी बहुत अच्छी बात थी। फिर वहाँ पर वो जिन लोगों को कॉलमैन ने बंदी बना कर रखा था उन लोगों को आज़ाद करते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यमी और उसकी मॉम एक साथ बैठे हुए हैं और सब कुछ वहाँ पर अच्छा हो चुका है। अभी सीरियल किलर कॉलमैन भी मर चुका है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस लेके आऊँ।